चलो ध्यान देते हम लोग। यौगिक शुरू करना था हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो लिखेंगे इसमें HCl का निर्माण, HCl का निर्माण 1648 में, 1648 में ग्लॉबर ने, ग्लॉबर वैज्ञानिक का नाम है, ग्लोबर भी होता है, GLOBER है, तो ओवर लगा दो, गोबर हो जाएगा तब। हो गया ना। ग्लोबर ने, ग्लोबर लिख सकते हो, ग्लोबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, गोबर भी लिख सकते हो, लिख लो कोष्टक में करके। हो गया ना। क्या लिखे? HCl का निर्माण ग्लॉबर ने 1648 में, ग्लॉबर ने, हो गया ना। साधारण नमक तथा, साधारण नमक तथा सांद्र, सांद्र H2SO4 के मिश्रण को, सांद्र H2SO4 के मिश्रण को गर्म करके किया था, गर्म करके किया था। गर्म करके किया था, आगे काली पेन से लिख लेना, यही HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि है, यही HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि है। यही HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि है। हो गया ना। तो देख सकते हो इधर किसकी किसकी क्रिया से बन रहा है जी, ये HCl साधारण नमक से बन रहा है और H2SO4 से बन रहा है। तो देखो, लिखने को तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, आयन विनिमय होगा, बस सीधी सी बात और कुछ नहीं। हाइड्रोजन और सोडियम मतलब बदली कर लेंगे क्योंकि दोनों धनावेश हैं, तो सोडियम चला जाएगा इसके पास, हाइड्रोजन चला आएगा इसके पास। तीर के बाद जब सोडियम उसके पास जाएगा तो संयोजकता के अनुसार यौगिक बनना चाहिए Na2SO4। क्यों जी? क्योंकि Na क्या बनाता है? प्लस बनाता है ना, और SO4 क्या बनाता है? 2-। तो देखो, इसका 2 Na के नीचे और इसका 1 SO4 के नीचे, तो Na2SO4 सूत्र बन गया, बना। उसके बाद देखो क्या बचा, H बचा इधर, और इधर क्या बचा? Cl। तो H और Cl आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? HCl। संतुलित करने के लिए यहाँ 2 कर दो और यहाँ भी 2 कर दो, वही 2HCl हमको मिल जाता है। और किस अवस्था में मिलता है? स्थिर अवस्था में मिलता है, गैसीय अवस्था में मिलता है। ठीक है, तो लिख लो रिएक्शन। पूछा जा सकता है, मतलब इसमें HCl के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया है। इन 4 यौगिकों को, 4 क्या, कौन कौन से 3 बताए थे? ये NH3, HNO3 और इधर Cl2 और उधर तुम्हारा एक ओजोन। ओजोन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा HNO3, NH3 और Cl2 है। तो 3 पे ज्यादा फोकस करना है तुम्हें, ठीक है। और उसके बाद इन 4 को छोड़ के जो भी यौगिक छोटे पढ़े हम लोग, उनका केवल पूछा जाता है कि प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, बस, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। और उसके बाद क्या होता है जब इनकी क्रिया इससे कराते हैं, 1-2 क्रियाएं पूछ ली जाती है, समझ गए। तो इसमें मैक्सिमम पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि HCl बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखे, तो रासायनिक समीकरण लिख देना, बाकी और कुछ है ही नहीं इसमें। आगे बढ़ो, हेडिंग लिखो।
HCl के भौतिक गुण, हेडिंग है HCl के भौतिक गुण। HCl के भौतिक गुण। हो गया, लिखो। पहला नंबर भौतिक गुण में, यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त गैस है। हो गया, जो न तो स्वयं जलती है न ही जलने में सहायता करती है। जो न तो स्वयं जलती है न ही जलने में सहायता करती है। यह न तो स्वयं जलती है न ही जलने में सहायता करती है। हो गया ना? अब लिखो, अगला पॉइंट, यह वायु से भारी होती है। यह वायु से भारी होती है। हो गया, यह वायु से भारी होती है। इसका अणुभार कितना है? इसका अणुभार कितना होगा? 36.5। क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, तो इसका अणुभार 36.5 होता है। अगला पॉइंट, यह जल में अत्यधिक विलेय है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। यह जल में अत्यधिक विलेय है। हो गया, आगे लिखो। अगला पॉइंट, इसका द्रवणांक -85.1 डिग्री सेल्सियस। -85.1 डिग्री सेल्सियस। पीछे चले जाओ, पीछे। इसका द्रवणांक -85.1 डिग्री सेल्सियस है। और हिमांक -114.2 डिग्री सेल्सियस है। द्रवणांक है -85.1 डिग्री सेल्सियस और ये -114.2 डिग्री सेल्सियस। हो गया, अब लिखो हेडिंग, HCl के रासायनिक गुण। HCl के रासायनिक गुण।
HCl के रासायनिक गुण लिखो इसमें। पहला नंबर लिखो, पहला नंबर अम्लीय गुण, पहला नंबर अम्लीय गुण। हो गया? अम्लीय गुण इसमें लिखो। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। हो गया? आगे लिखना, यह एक क्षारकीय अम्ल है, यह एक क्षारकीय अम्ल है। एक क्षारकीय अम्ल है। हो गया? जो या जिसका लिखना, जिसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। जिसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। आगे लिखना, अपने अम्लीय गुण के कारण ही, अपने अम्लीय गुण के कारण ही, अपने अम्लीय गुण के कारण ही यह हो गया, क्षारों से क्रिया करके, क्षारों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। लवण और जल बनाता है। हो गया ना? लिख लो एक अभिक्रिया। HCl है तो किसी क्षार से क्रिया करा दो इसकी, NaOH। तीन के बाद क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। नोट कर लो, HCl प्लस NaOH, तीन के बाद NaCl प्लस H2O। हो गया? अब लिखते हैं आगे हेडिंग, अगली हेडिंग, धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया। हो गया? तो लिखो, धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके यह, धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों लिखना, धातु कार्बोनेटों या बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके यह, क्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है।
लवण तथा जल बनाता है और CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस निकलती है। हो गया? चलो देखो, धातु कार्बोनेट Na2CO3, धातु बाई कार्बोनेट NaHCO3। हो गया? दोनों की क्रिया अम्ल से करा दो तो तीर के बाद तो लवण बनेगा, मतलब Na जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, और हाइड्रोजन है तो जल बनाएगा और कार्बोनेट है तो CO2 बनाएगा। ठीक यही प्रक्रिया इसमें भी होगी, यानी Cl बनाएगा, H2O बनाएगा और क्या बाहर निकलेगा? CO2। संतुलन के लिए यहाँ पे 2 कर देना होगा और यहाँ भी 2 कर देना होगा। नोट कर लो। अगला नंबर लिखो, KMnO4 से क्रिया, KMnO4 से क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया। हो गया? इंपॉर्टेंट है ये, देखो यह KMnO4 को, यह KMnO4 को MnCl2 में अपचयित कर देता है, MnCl2 में अपचयित कर देता है। हो गया? तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो मार खाओगे अभी। अब बात हुई तो दवा करेंगे, अभी ध्यान दिए रहना। KMnO4 को MnCl2 में बदल देता है। तो ध्यान देना, पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया जिस भी अम्ल से बनाते हो, क्योंकि इसमें 2 धनायन है, एक पोटेशियम भी है, एक मैग्नीज भी है, दोनों धनायन हमेशा इस अम्ल के ऋणायन के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं, चाहे वहां पे कोई भी अम्ल। समझ गए? H2SO4 लेते तो SO4 के साथ व्यवस्थित हो जाते, HCl हमने लिया तो HCl के साथ व्यवस्थित हो गए, HNO3 लेते तो NO3 के साथ व्यवस्थित हो जाते। जो भी अम्ल लेंगे उसी के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं। तो पोटेशियम चला जाएगा किसके साथ? Cl के साथ, KCl बना लिया। Mn भी चला जाता है Cl के साथ, तो क्या बना लेता है? MnCl2 बना लेता है। हाइड्रोजन है तो H2O बनना ही है, दिखाई दे रहा है? और यहाँ पे Cl माइनस, ये Cl है ना, तो इसीलिए अपना ये Cl2 भी बनाता है, अर्थात Cl2 गैस निकलती है। अभी अगर SO4 होता, SO4, तो SO4 से बनता SO2, जो कि SO2 पुनः जल में घुल के H2SO4 बना लेता है। इसलिए SO4 होने पर बाद में SO2 यहाँ नहीं दिखता है, हमें बाद में O2 दिखता है। क्या दिखता है? ऑक्सीजन। इसलिए अम्लीय KMnO4 जब उसको H2SO4 के साथ रखते हैं तो वह एक प्रबल ऑक्सीकारक हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रबल ऑक्सीकारक। ठीक यही क्रिया K2Cr2O7 के साथ होती है। जैसी प्रकृति KMnO4 की है वैसी ही प्रकृति K2Cr2O7 की है, अर्थात जैसे इसमें पोटेशियम और मैग्नीज दोनों गए क्लोरीन के साथ, वैसे इसमें पोटेशियम और क्रोमियम दोनों जाते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो ये जाएगा तो KCl बना लेगा, और क्रोमियम 3+ वाला बनाता है तो CrCl3 बना लेगा।
बाद में क्या बनेगा, H2O बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, Cl2 गैस निकलेगी। सल्फर होता मतलब सल्फेट होता तो यहाँ पे O2 गैस निकलती। ठीक है, तो लिख सकते हो, पहला वाला लिख लो। अभी संतुलित करना है इसको अगर, तो संतुलित देखो यहाँ पे 2 किया गया है, यहाँ पे 16 किया गया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पे प्लस 8 H2O और 5 Cl2, 5 Cl2 नोट कर लो। अगला नंबर लिख लो, K2Cr2O7 से क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। K2Cr2O7 से क्रिया, हो गया। तो इसमें लिखो, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। हो गया, इसमें लिख देना यह K2Cr2O7 को, यह K2Cr2O7 को, यह K2Cr2O7 को CrCl3, CrCl3 क्रोमिक क्लोराइड नाम है इसका, क्रोमिक क्लोराइड में अपचयित कर देता है, में अपचयित कर देता है। हो गया, तो देखो ये क्रिया है, समझ तो इसको पहले ही लिए हैं। संतुलित करना है, 14 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 7 H2O होता है और 3 क्लोरीन होता है। नोट कर लो। चलो अब लिखो, अगला नंबर MnO2 से क्रिया, MnO2 से क्रिया, हो गया। देखो MnO2 से क्या होगा, कुछ खास नहीं, वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, MnCl2 बना लेगा, बनाएगा, हाइड्रोजन है तो H2O बनाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा, Cl2 बाहर निकल जाएगा। ऐसी प्रक्रिया PbO2 से हो जाती है, क्या बनेगा PbO2 से, PbCl2 और प्लस H2O और प्लस Cl2। तो लिख लो, दोनों एक ही साथ लिख दो, इसको इंडिकेट करके लिख देना। क्या लिखोगे, यही लिखना है कि MnCl2 बदल देता है, बस बदल देता है, जान गए आप दो फटाक से, क्या जरूरत है। सब उतने महत्व की क्रियाएं नहीं है, एक आध बार पूछ ली जाती है, भूले भटके। उसके बाद अगली हेडिंग लिखो, विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया।
देखो हेडिंग, विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया। विरंजक चूर्ण, उसमें भी कुछ खास नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, क्योंकि विरंजक चूर्ण एक महत्वपूर्ण यौगिक है तो उसके साथ पूछा जा सकता है। विरंजक चूर्ण के साथ क्रिया हो गया। तो देखो ये है विरंजक चूर्ण प्लस HCl, तो कुछ खास नहीं होता, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ भाग जाता है और बन जाता है ये CaCl2, और फिर क्या बाहर निकलता है, Cl2 बाहर निकलता है। बस नोट कर लो। हो गया। अब नीचे हेडिंग लिख लो, HCl के उपयोग, HCl के उपयोग। पहला नंबर Cl2 के निर्माण में, देखो इतना जगह Cl2 बन गया, Cl2 के निर्माण में। अगला नंबर अम्लराज बनाने में, अम्लराज बनाने में। तीसरा नंबर चमड़ा साफ करने में, चमड़ा साफ करने में। दवाई बनाने में, दवाई बनाने में। बस ये चैप्टर समाप्त हो गया। चमड़े डाल उसकी गंदगी हटाते होंगे, क्योंकि अम्ल है तो इसमें जो क्षारीय अशुद्धियां होंगी उसे क्रिया करके खत्म कर देगा उन्हें। क्योंकि जो हमारे शरीर पर चमड़ा जो होगा उसमें धातुओं के साथ जो बने लवण होते हैं वो उपस्थित होते हैं, धातुओं के लवणों से क्रिया करके उनको अपघटित कर देता है, तो इसे चमड़ा साफ कर देता होगा। चलो लिखो, चैप्टर ये खत्म हो गया है, अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक क्या फिर से पढ़ना था, इसको पीछे ही पढ़ा दिया ना। चलो एक चीज और इसमें देख लेते हैं, ऑक्सी अम्ल भी पीछे बता दिया ना। हेडिंग लिख लो, हैलोजनों के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। हेडिंग हेडिंग इसी में लास्ट हेडिंग में पढ़ लो। क्या आज अगला चैप्टर शुरू करें, कल ही शुरू करेंगे। हैलोजनों के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। हैलोजनों के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। हैलोजनों के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। तो लिखो, चूंकि हैलोजन 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, पढ़े थे ना इसको हम लोग। हैलोजन 4 प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। हो गया। इनके नाम व इनकी संरचनाएं निम्न प्रकार हैं। इनके नाम व इनकी संरचनाएं
निम्न प्रकार हैं। हो गया। देखो पहला नंबर लिखना, चार प्रकार का नाम लिखे थे। पहले हाइपो से शुरू किए थे। हाइपोक्लोरस था, हम लोग लिखते हैं हाइपोहेलस, क्योंकि यहाँ पे इस बार कुछ भी ले सकते हो ना, क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस। तो हाइपोहेलस अम्ल सूत्र क्या होता है? HOX। जैसे पहला सूत्र देखो HClO बना था ना, पढ़े थे। चार प्रकार का क्लोरीन का कौन कौन सा पढ़े थे? HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, ऐसा पढ़े थे हम लोग। तो हुआ क्या? पहला बना HOF, H हो गया, O हो गया, Cl की जगह हमने क्या लिख दिया? X लिख दिया, क्योंकि X मतलब यहाँ पर चाहे क्लोरीन हो सकता है, चाहे ब्रोमीन हो सकता है, चाहे आयोडीन। फ्लोरीन तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने कहा था फ्लोरीन कोई ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता है। अभी हाल फिलहाल में फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी अम्ल प्राप्त हुआ है, HOF, मतलब इसी में का, और जो कि बहुत ज्यादा अस्थायी है, बनते ही अब घटित हो जाता है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की जाती है। तो प्रमुख रूप से इसमें केवल किसकी चर्चा करते हैं हम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन बोले, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की चर्चा करते हैं, फ्लोरीन की नहीं। तो पहला वाला नाम है हाइपोहेलस अम्ल। हेडिंग लिखो फटाक से, इसके अंदर कुछ लिखते हैं, फिर संरचना बना लेते हैं। हो गया। देखो इसके अंदर, इसमें ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु होता है, इसमें ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु होता है जो sp3 संकरित होता है, जो sp3 संकरित होता है। हो गया। sp3 संकरित होता है, इसकी आकृति V आकार की होती है, या कोणीय लिख सकते हो। इसकी आकृति V आकार की होती है, या उसकी जगह कोणीय होती है लिख सकते हो। हो गया। ये बना लो फटाक से, जल्दी जल्दी बनाओ। दूसरा नंबर लिखो। देखो उसमें पहले बना था, इसका नाम था हाइपोक्लोरस अम्ल, और इसका नाम क्या था जी? क्लोरस अम्ल। तो हाइपो हट गया था, तो दूसरे में हाइपो हटा दो और एक ऑक्सीजन बढ़ा देंगे, तो HXO2 सूत्र दे देते हैं इसको हम। हो गया ना, HXO2। तो इस बार देखो, दो ऑक्सीजन हो गया, एक तो हेलोजन हो गया और एक तो हाइड्रोजन हो गया। जो ज्यादा बंध बनाता है वही केंद्रीय परमाणु होता है। इनमें देखना, ऑक्सीजन ने दो बंध बनाया था, क्लोरीन और हाइड्रोजन ने एक एक बंध बनाया था ना, इसलिए ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु था। इस बार क्लोरीन जो है, इसमें मतलब यक्स जो है वो 3 बंध बनाएगा। कितना बनाएगा? 3, इसलिए यक्स हो जाएगा केंद्रीय परमाणु, बाकी किनारे किनारे के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो Cl लिखे हो ना, Cl की जगह यक्स कर लेना चाहिए था, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी ठीक है। तो इस बार देखो इसकी संरचना क्या बनने वाली है? यक्स, क्योंकि यक्स अर्थात मान के चलो क्लोरीन, क्लोरीन का होता है परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखे 2, 8, 7, बाहरी कोश में कितने होते हैं क्लोरीन के? 7 होते हैं, एक की जरूरत होती है, तो साधारण रूप से ये एक बंध बनाता है। लेकिन हमने कहा था जब अपने अष्टक का विस्तार करता है तो एक के साथ साथ कितना बनाता है? 3, 5 और 7 भी बना सकता है। तो पहला वाले अम्ल में क्लोरीन ने 1 को बनाया था, दूसरे वाले में कितना बनाएगा? 3 बनाएगा, फिक्स है।
ठीक है ना। 3 के बाद 5 बनाएगा, 5 के बाद 7 बनाएगा। तो 3 इसमें देखो यक्स कैसे बनाता है, एक तो तुम्हारा OH से बन जाता है और एक डबल बॉन्ड किससे जुड़ जाता है, O से जुड़ जाता है। ये नहीं करना कि इस H को उठा के जोड़ देना इसके साथ, H को उठा के उसके साथ जोड़ दिए तो पता चला इस ऑक्सीजन का बंध कम हो गया और इस ऑक्सीजन का भी बंध कम हो गया। अगर तुमने ऐसे जोड़ा तो बनाने को यक्स का तो 3 बंध भी बन रहा है, लेकिन क्या ऑक्सीजन के बंध पूरे हैं? नहीं। कहा दो कि इसको ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जोड़ दे, पूरा हो जाएगा, लेकिन उस स्थिति में तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ? परऑक्साइड बना दिया, जबकि इसके नाम में कहीं परऑक्साइड लगा ही नहीं। ध्यान दिए रहना, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते हो। ऑप्शन हमारे पास वही है। हो गया ना। अब देखो इसके पास 7 होते हैं, 7 में से इस बार इसने कितने का बंध बना लिया? 3 का बंध बना लिया ना। कई बचे रहेंगे इसके पास? अभी 4 बचे रहेंगे। अरे 7 होता है ना, 7 में से 1 इधर साझे में दिया, 2 इधर साझे में दिया, 3 ही तो दिया, तो कितना बचा है? अभी 4 बचा है। 4 दिखा दिया हमने एकदम पिछले वाले की तरह। संरचना इसकी भी है, तो ये भी कोणीय संरचना है। ठीक है, तो लिख लो हैलस अम्ल HXO2। HXO2 इसमें यक्स केंद्रीय परमाणु होता है जो sp3 संकरित होता है, जो sp3 संकरित होता है। हो गया। इसकी संरचना फटाक से बनाओ। तीसरा नंबर लिखो हैलिक अम्ल। हैलिक अम्ल, हैलिक अम्ल। अब बताओ इसका सूत्र क्या होगा जी? हैलिक अम्ल का सूत्र क्या बनेगा? HXO3। तो इस बार एक ऑक्सीजन और बढ़ाना है ना, तो ऑक्सीजन बढ़ाना है तो कुछ एक्स्ट्रा काम मत करो। यही जहां जहां पे दिख रहे हैं ना, एक एक को मिटा के ऑक्सीजन बनाते जाओ। ठीक है, तो ये किस प्रकार का दिख रहा है तुम्हें? पिरामिड के आकार का दिख रहा है, NH3 जैसा बना हुआ था, तो NH3 की तरह आकृति होती है इसकी। तो लिखो इसमें हैलिक अम्ल में, इसमें भी यक्स केंद्रीय परमाणु होता है, इसमें भी यक्स केंद्रीय परमाणु होता है। इसमें भी यक्स केंद्रीय परमाणु होता है जो sp3 संकरित होता है, जो sp3 संकरित होता है। हो गया। इसकी आकृति पिरामिडीय होती है, इसकी आकृति पिरामिडीय होती है। इसकी आकृति पिरामिडीय होती है। हो गया जी, बना लो इसकी आकृति, बनाओ फटाक से। नंबर 4 परहैलिक अम्ल। परहैलिक अम्ल, परहैलिक अम्ल, उसका सूत्र क्या बनेगा जी? HXO4 यहाँ पे हो जाएगा। तो जो चौथा ऑक्सीजन आएगा कहाँ जुड़ेगा? ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को हटा के वहीं जुड़ जाएगा। तो अब देखो कैसी आकृति दिखने लगी। ऐसी आकृति किसी और का पढ़े हो 10 में? पढ़े हो 10 में? बंध कोण कितना पढ़े हो इसमें? 109 मिनट। आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की। तो ये भी वैसा ही है। sp3 संकरण जो होता है ना, उसके अनुसार आकृति चतुष्फल की यही होनी चाहिए। फिर भी सोचो कि पीछे 3 की बदली क्यों है? क्योंकि उनमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई दे रहा था, उसी के कारण उनकी आकृति विकृत हो जाती है।
और बदल जाती है। समझ गए? तो लिखो, कहाँ तक लिखे हैं? हाँ, पर हेलिकम। इसमें भी केंद्रीय परमाणु यक्ष होता है जिस पर sp3 संकरण होता है। सब जगह देखो sp3 संकरण ही हुआ है। इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से संकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, याद रखे रहना। ऑक्सीजन की मात्रा जब भी बढ़ेगी संकरण पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हो गया जी? क्या लिखे? sp3 संकरण होता है, इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। चित्र बना लो। अगला चैप्टर कल शुरू किया जाएगा, उत्कृष्ट गैसें। कल शुरू होगा, कल ही शायद खत्म भी हो जाए।